राजस्थान निशुल्क वे आपस में बातचीत नहीं, निशुल्क वे अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार। क्या हो गया? एक पेज छोड़ दो, एक पेज, बीच में एक पेज सफिशिएंट है। हाँ, एक बहुत है, एक बहुत है, एक बहुत है। निशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, राजस्थान निशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, नियमावली 2011, नियमावली 2011। अभी अभी जो हमने बात की है उसके अनुसार अब एक्ट बनाएंगे, सॉरी रूल्स बनाएंगे, राजस्थान सरकार रूल्स बनाएगी। तो पहली बात आपको पता ही है, राजस्थान सरकार को ये रूल्स बनाने की शक्ति कहां से मिली है? अरे शक्ति कहां से मिली है? धारा 38। जब भी मैं लिखूं धारा, अधिनियम की धारा 38, उसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? राइट टू एजुकेशन। नियमावली में शब्द क्या आएगा काम में? हमेशा नियम। धारा जहां भी आ रही है उसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं? आरटी एक्ट की। ओके, तो धारा 38 के तहत इसको शक्ति मिली है राज्य सरकार को कि वो नियमावली बनाए, और इन्होंने नियमावली बनाई। और नियमावली कब बनाई? 29 मार्च 2011। ठीक है, लिख लो, साथ साथ लिख लो, इसमें कुछ विशेष लाइन लिखवाने की जरूरत नहीं है। धारा 38 की शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने राजस्थान निशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 का निर्माण 29 मार्च 2011 को किया। ये जो दो शब्द लिखे हुए हैं इसका फुल फॉर्म ये है। ज्यादा अच्छा है कि आप दो ही शब्द लिखो, एग्जाम के दिनों में आपको ये लगे कि मेरे जो पेजेज हैं वो कम है। ठीक है, ओके। अब देखिए हुआ क्या था, इस नियमावली में कुल मिलाकर कितने भाग थे? 10 भाग हैं, वे 29 नियम है, 20 + 9, 29 नियम और 10 भाग। ओके, इस नियमावली को बनाने से पहले राज्य सरकार ने एक प्रयास किया था 2010 में। बात को समझना है इसको। प्रारंभिक प्रयास राज्य सरकार का इस प्रकार के नियमावली बनाने के लिए ड्राफ्ट कब किया गया था? 2010 में। जब आप खोलोगे एक्ट, वहां पे जाओगे तो सबसे पहले 2010 की ही वो नियमावली आपके सामने, ड्राफ्टिंग नियमावली वही आएगी। और इसी को लेके स्कूल लेक्चर में एक प्रश्न पूछ लिया गया था। स्कूल लेक्चर में पूछे गए प्रश्न में यह था कि राज्य सरकार द्वारा आरटीई रूल्स बनाने के लिए सबसे पहले ड्राफ्ट कब तैयार किया गया था? तो 2010, उसमें ऑप्शन 2011 दिया ही नहीं था उसने। अच्छा था वो जो भी बनाने वाला। 2009, क्योंकि ऑप्शन 2011 होते ही ये कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चंस और डिलीट विलीट और हजार चक्कर, 9, 10, 12 और 13 ऐसे ऑप्शंस थे। तो इसमें आंसर अपना क्या होगा? 2010। पहला प्रयास राज्य सरकार का कब था? 2010 का। लिख लो नीचे नोट। राजस्थान सरकार द्वारा नियमावली का प्रथम ड्राफ्ट, राजस्थान सरकार द्वारा नियमावली का प्रथम ड्राफ्ट 2010 में ही प्रस्तुत कर दिया गया था, या 2010 में प्रस्तुत किया गया था। 2010 में प्रस्तुत किया गया था। परंतु वह लागू नहीं हुआ। परंतु वह लागू नहीं हुआ। ओके, चलिए अब इस नियमावली को पढ़ने से पहले वही काम करें जो वहां पढ़ा था, कि 10 भाग कौन से हैं, प्रत्येक भाग का नाम क्या है। चूंकि आपके सिलेबस में पहली बार स्पष्टतः नियमावली का जिक्र इस बार हुआ है, इससे पहले केवल आरटीई अधिनियम नाम आता था, इतना ही आता था। तो सीधा नियमावली का नाम आया, इसका मतलब वो 1-2 प्रश्न वहां से बनाने का प्रयास करेगा।
जब वो प्रश्न बनाने का प्रयास करेगा तो अब वो ऐसा प्रश्न तो बिल्कुल नहीं बनाएगा कि राजस्थान, क्योंकि ये तो सिलेबस में लिखा हुआ है। पहले प्रश्न इसके ये आते थे, राजस्थान में आरटी अधिनियम को किस के तहत नियमावली बनाई गई थी, उस नियमावली का क्या नाम है, और ये नाम उसमें ऑप्शन दे देते, राजस्थान शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011, ये सबको पता है। अब ये नहीं बनेगा प्रश्न। जब ये नहीं बनेगा तो किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, तो पहला प्रश्न यही बनेगा, कौन सा भाग जिसके अंदर क्या बात लिखी हुई। आपको सारे बात एक साथ याद होने चाहिए। बनाए, तैयार करें, वैसा का वैसा चार्ट तैयार करो। सबसे इधर लिख लो भाग, भाग का नाम, और नियम। भाग, भाग का नाम व नियम। सबसे पहले होगा भाग 1। अब देखो इसमें किया क्या है, गलती क्या हुई इसमें, इनसे वो गलती से जो नियम 1 है वो भाग 1 के ऊपर रह गया। इस नियमावली को जब आप देखेंगे ऐसा होना नहीं चाहिए था, भाग का हिस्सा होना चाहिए था ना, लेकिन वो नियम जो है नियमावली में भाग 1 से ऊपर है, इसलिए भाग 1 का नाम तो वही है जो वहां था, क्या था, प्रारंभिक, लेकिन नियम इसके अंदर केवल कौन सा है, दूसरा। समझ नहीं रही कि मेरी बात ऐसे कैसे। जब इन्होंने ये नियमावली निकाली थी तो ऊपर ही ऊपर उसमें लिखा था नियम 1, और उसमें लिखा कि नियम 1 में क्या होगा, नाम क्या है, विस्तार कहाँ होगा, प्रारंभ कब होगा, यही होगा ना, ये उसमें लिखा था। फिर नीचे लिखा था भाग 1, और भाग 1 में धारा 2 के बारे में बात कर रखी। तो नियम 1 को इन्होंने भाग से बाहर कर दिया। भाग 1 में प्रारंभिक नियम कौन सा है, 2। भाग 2, भाग 2 में वहां पर तो था निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, पर यहां पे एक प्रबंधन समिति का जिक्र इन्होंने पहले किया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए भाग 2 में कर दिया इन्होंने विद्यालय प्रबंधन समिति। नियम जैसे वहां 3 से 5 थे, इसमें भी क्या है, 3 से 5। और ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये आपके एक सहज संबंध एक टॉपिक बनता है शिक्षा शास्त्र में। जैसे मैं अभी आपको पढ़ाते पढ़ाते पिछली चीज से रिलेट करके पढ़ा रहा हूं ना, पढ़ने का भी ये अच्छा तरीका ऐसा होना चाहिए। आपको पुरानी चीज तुरंत याद आनी चाहिए, वहां क्या था और वहां क्या था। एक ही सब्जेक्ट में 2 अलग अलग प्रकरणों को आपस में जोड़कर पढ़ाने का जो संबंध होता है उसको बोला जाता है कोलैटरल, समपार्श्विक या पारस्परिक संबंध। ये सह संबंध के अलग अलग प्रकार होते हैं, क्षैतिज सह संबंध, ऊर्ध्वाधर सह संबंध, समपार्श्विक संबंध। तो मैं एक ही आपको आरटी पढ़ा रहा हूँ, आरटी में जो पुरानी वाली जो चीज थी उसको अभी रिलेट कर रहा हूँ, इसे बोलेंगे कोलैटरल, यानी कि समपार्श्विक सह संबंध। कभी बाई चांस ऐसा प्रश्न आप सेकंड ग्रेड का एग्जाम दे रहे हो, वहां तो हर एक के अंदर ये सिलेबस में। विद्यालय प्रबंधन समिति 3 से 5। फिर कौन सा आ गया, भाग 3। भाग 3 में वही बात है जो वहां पे थी, भाग 2 में क्या थी, निशुल्क व, लिख लो, निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। भाग 3 है, धारा नियम इसमें 3 दूनी 6, केवल एक ही है। 2-3 जगह भी यदि रिलेशंस बना लोगे तो पूरी चीज अपना आप छप जाएगी दिमाग में, कि एक जगह 3 दूनी 6 थे, एक जगह वही 3 से 5 था। ठीक, फिर कौन सा आएगा, भाग 4। अब वहां पे भाग 4 में क्या था, समुचित सरकार, राज्य सरकार, सॉरी, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य। यहां समुचित की जगह सरकार अपने आप में कौन सी हो गई, राज्य। तो राज्य सरकार वे स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य, माता पिता के वहां बता ही दिए थे पहले ही। राज्य सरकार वे स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य, स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य। ये धारा 7 से शुरू होगी और धारा 9 तक चलेगी, सॉरी, नियम 7 से नियम 9। ओके, क्या हो गया, ओके आया क्या, गुड, अच्छी बात है। तो जवाब आ रहा है वापस। भाग कौन सा है, 5।
अच्छा, 5 में किसकी बात आएगी अब? अरे, इनके कर्तव्य के बाद किसकी बात आती है? विद्यालय और शिक्षकों के। तो लिखो फिर, विद्यालय व शिक्षकों के कर्तव्य। शिक्षक के कर्तव्य। और यहां 5 दूनी क्या हो जाएगा? 10 से 5 तिया 15। कितना साल है? ऊपर 3 में 3 दूनी 6 था, 5 में 5 दूनी 10 है, 4 में दोनों के बीच रह गया वो रह जाएगा, 7 से 9। भाग 6 क्या हुआ? कुछ और निकल के आ रहा है क्या? भाग 6 देखो, भाग 6। अब यहां पे इन्होंने यहां थोड़ा सा, क्योंकि 7 से 10 हुए ना, तो 10 में एक तो वही हो गया था विद्यालय प्रबंधन समिति, 2 में एक यहां पे इन्होंने शिक्षक बड़ा महत्वपूर्ण है इनके दृष्टिकोण से, उसके बहुत से कर्तव्य होने चाहिए, तो शिक्षक यही दे दिया उसका शीर्षक। क्या दे दिया? शिक्षक। 16 से लेके 21। टीचर। 6 के बाद में आएगा भाग 7। 7 में क्या होगा बताओ देखिए? अध्यापकों का कर्तव्य पूरा होने के बाद में क्या करेंगे? पाठ्यक्रम और प्रारंभिक शिक्षा पूरी करना। तो लिखो, पाठ्यक्रम व प्रारंभिक शिक्षा को पूरी करना। धारा हो जाएगी 22 और 23। नियम 22 और 23। अच्छा, यहां हुआ क्या, इन्होंने एक और काम किया था कि शिक्षक है, शिक्षकों के कर्तव्य वगैरह बहुत चीजें यहां आएगी, सब चीज आएगी, शिक्षक क्या कैसे बहुत बातें करेंगे, लेकिन शिक्षकों की शिकायत की बात ये भूल गए कि वो शिकायत करेंगे तो क्या करेंगे। तो पाठ्यक्रम पूरी करने के बाद इनकी शिकायत दूर करने की इन्होंने बात की है। यहां पे है शिकायत निवारण तंत्र। भाग 9, शिकायत का निवारण 24 से 25। नियम 24 से 25। बच्चों को अधिकार मिल गया, अब क्या होना चाहिए? बाल अधिकारों का संरक्षण। तो करो, बाल अधिकारों का संरक्षण। नियम 26 से 28। और अब लिखो अंतिम भाग 10, प्रकीर्ण, मिसलेनियस, विविध। नियम 29। इसीलिए मुझे लग रहा है उसको बाहर निकाल दिया उन्होंने, शुरुआत 1 से की है, अंत भी 1 से ही किया है। एक नियम 2 था पहले प्रारंभिक में, और प्रकीर्ण में नियम 1 ही है, कौन सा? 29। ओके। प्रकीर्ण 10 में, 26 से 28 कर लो ना, इतना क्या है, समझदार तो हैं ही आप। प्रकीर्ण या विविध, मिसलेनियस 29। ओके, तो ये कुल मिला के कितने भाग हुए आपके? 10। 10 भागों में पहला भाग कौन सा है? प्रारंभिक। नियम कौन सा? 2। दूसरे में कौन आ गई? विद्यालय प्रबंधन समिति, नियम 3 से 5। फिर वही बात, कौन? अनिवार्य निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, नियम 6। फिर राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी का कर्तव्य, नियम 7 से 9। फिर शिक्षक तथा विद्यालयों का उत्तरदायित्व, भाग 5 में नियम 10 से 15। फिर कौन आया? अकेला शिक्षक, 16 से 21। उसके बाद में पाठ्यचर्या तथा प्रारंभिक शिक्षा को पूरी करना, 22 और 23। फिर शिकायतों का निवारण, धारा 24 और 25। और बाल अधिकारों का संरक्षण 26 से, और प्रकीर्ण में 29। गुड।
अब करते हैं एक एक करके। पहला लिखो, नियम 1। देखो इसके बारे में मैं बताऊं आपको, कोशिश की रिसर्च करने की, बट वेबसाइट्स वगैरह पे और इन पे बहुत ज़्यादा डाटाज उपलब्ध नहीं थे। बातचीत करने पर भी कहीं से कुछ नहीं मिला। एक दो जगह संशोधन जो हुए थे वो मिले, जो आपके उसमें ले लिए गए हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण संशोधन इसमें अभी नियम 8 में हुआ था 2021 में, वो बात कर लेंगे। उसके अलावा क्या इसमें कुछ हुआ है, कहीं कोई जिक्र कहीं सीधा सीधा किसी भी जगह किया हुआ नहीं है। तो हम एजुकेशन डिपार्टमेंट को एक आरटीआई लगाएंगे पूछने के लिए 1-2 दिन में कि यदि इस नियमावली में किसी भी प्रकार का कोई भी संशोधन आपका किया हुआ है तो संबंधित संशोधन का दस्तावेज। मुझे नहीं लगता वहाँ भी उनको मिलेगा, क्योंकि यदि होता तो एटलीस्ट वेबसाइट पे। ये ऐसे अधिकार हैं, ये आपको इसमें आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन में धारा 4 में एक बात लिखी हुई है, 4 ही होगी मेरे हिसाब से, कि जहां तक राज्य प्रयास करेगा कि कुछ ऐसे अधिकार सूचना के जो नागरिकों को मिलने चाहिए, उनको सीधा अपने वेबसाइट के माध्यम पर या सार्वजनिक माध्यम से सीधा उपलब्ध करवाने का प्रयास करेगा। उनमें से एक ये भी है। ये तो होना ही चाहिए ना, सीधी बात है। हम आपसे कुछ और तो मांग नहीं रहे, आपने क्या संशोधन किया हमें पता चले, ताकि हम उसके अनुसार काम करें, उनको पढ़ें, पढ़ाएं या उसको लागू करें। और उसको लेके राजस्थान सरकार पहला राज्य हुआ था जिसने जन सूचना पोर्टल जो किया था। जन सूचना पोर्टल धारा 4 के उस उपधारा को लागू करने के लिए था, जिसमें राज्य सरकार अपनी तरफ से प्रयास करके सूचनाएं जनता तक सीधा पहुंचाने का प्रयास करेगा। नहीं पहुंची है तो फिर आरटीआई का दूसरा तरीका है, करेंगे कोशिश, देखेंगे क्या क्या यदि होंगे। यदि संशोधन ऐसे कुछ भी हुए, कुछ अलग चीज़ें हमें मिली, तो एक छोटी सी 15-20 मिनट की क्लास और इंक्लूड कर लेंगे। तब तक जो उपलब्ध चीज़ें हैं उनको पढ़ लें। ओके, नियम 1, जोश बहुत है। नियम 1 में क्या है, क्या होगा बताओ? संक्षिप्त नाम। ये नाम लिखते ही है संक्षिप्त, बहुत लंबा चौड़ा नाम लिखते हैं इसके अंदर। संक्षिप्त नाम तो नियम का ये है संक्षिप्त, और नाम लिखेंगे पूरा, राजस्थान बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011। संक्षिप्त नाम के बाद में कब प्रारंभ हुआ और कहां तक विस्तार होगा। ये 3 चीजें लिखने की जरूरत नहीं है अब ज्यादा इसमें। नाम वही है जो हेडिंग है हमारी, ठीक। विस्तार प्रारंभ कब हुआ था, प्रारंभ के लिए इसमें लिखा हुआ है कि तुरंत प्रभाव से प्रारंभ होगा। कब होगा? तुरंत प्रभाव से। वहां पर प्रारंभ में क्या लिखा होगा? अलग से अधिसूचना जारी करके उसकी डेट दी जाएगी। और यहां क्या लिखा है? अधिनियम या रूल के लागू होते ही ये लागू हो जाएगा, निकलते ही लागू हो जाएगा। कब आया था? 29 मार्च 2011। और विस्तार कहां होगा इसमें? संपूर्ण राजस्थान। ओके, इसमें कुछ नहीं है, ठीक। नेक्स्ट, नियम 2। और नियम 2 में हमेशा क्या होगी? परिभाषाएं। परिभाषाएं बहुत है, हम केवल 4 परिभाषाएं पढ़ेंगे, बाकी परिभाषा में कुछ नहीं है। बाकी जैसे प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी का मतलब प्रारंभिक शिक्षा के लिए जो निश्चित अधिकारी, ऐसे कोई परिभाषा। जिला शिक्षा अधिकारी, जिला में शिक्षा का अधिकारी, परिभाषा करने की जरूरत है क्या इसको? नहीं। कौन कौन सी परिभाषा ऐसी है जो आपसे पूछी जा सकती है और थोड़ा सा आपको हल्का सा परेशान किया जा सकता है? जिसमें पहली है प्राथमिक विद्यालय। प्राथमिक विद्यालय का मतलब क्या है? कक्षा 1 से 5। दूसरी है उच्च प्राथमिक विद्यालय। प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5, उच्च प्राथमिक विद्यालय कक्षा 6 से 8। सही है? क्या होगा? ये यहां यदि पूछे यूं ही देगा कि नियमावली के तहत उच्च प्राथमिक विद्यालय का तात्पर्य कक्षा खाली स्थान से कक्षा खाली स्थान। ऑप्शन ए 6 से 8। देखते ही टिक हाँ हो गया। क्या होगा? कक्षा 1 से 8। ये ध्यान रखना है एग्जाम में।
ओह नो। एक हो गया उसमें से। ठीक है, अगला लिखो। छात्र संचित अभिलेख। प्यूपिल कम्युलेटिव रिकॉर्ड। छात्र संचित अभिलेख। छात्र संचित अभिलेख हम पढ़ेंगे, संचित अभिलेख को आगे पढ़ेंगे विस्तार से। संचित अभिलेख का मतलब ये होता है कि संपूर्ण वर्ष भर बच्चा जो कर रहा है उसकी जानकारी बाहर नहीं निकालेंगे उसको दोबारा से वहां से, जैसे उसको कंटिन्यूसली उसमें बनाए रखेंगे। फिर हम यदि उस रिकॉर्ड में आ गया तो वो हमेशा वो जानकारी उस रिकॉर्ड में रहेगी। संचित का मतलब ये होता है, ये है ना। जैसे आप पढ़ते हैं, शब्दों का मतलब समझो आप। संचयी, संचयी आप पढ़ते हैं, बाल विकास की प्रकृति संचयी होती है, पढ़ते हैं ना। संचयी क्यों होती है? रटना नहीं है इसको। संचय इसलिए होती है कि पहली जब मैं 1 साल का था, जो चीज़ मैंने चलना कूदना सीखा था, जब 3 साल का होऊंगा तो ऐसा नहीं है कि कूदना भूल जाऊंगा, सीधा उड़ना आ रहा है मुझे अब। तो जो चीज़ मैंने पहली साल में सीखी है वो मेरी दूसरी साल में साथ रहेगी। जब दूसरी साल में मेरा विकास हुआ है वो 5वीं साल में मेरे साथ रहेगा। उसको मैं हमेशा साथ ले लेके चलूंगा। इसलिए बाल विकास की प्रकृति क्या होती है? संचय। जैसे साइंस मैथ्स के स्टूडेंट हैं वो जानते होंगे, एक होती है बारंबारता में फ्रीक्वेंसी, एक होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, होती है ना। फ्रीक्वेंसी को आप लिखते हो 2, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 2। यहाँ पे आपने लिख दिया 4, तो ये कितनी होगी? इस 2 को साथ लेके चलेगी, क्या होगी? 6। संचय का मतलब ये। रिकॉर्ड भी आप जब बनाओगे इसमें, तो हमेशा जो पहली दिन उस रिकॉर्ड में कोई चीज आ गई उसको बाहर नहीं निकालोगे, उसको हमेशा उसके साथ रखोगे। ये जो छात्र संचित अभिलेख है, मूल्यांकन में उसको और विस्तार से पढ़ेंगे। छात्र संचित अभिलेख जो है, इस छात्र संचित अभिलेख का काम लिया जाता है सतत और व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया में। इसकी परिभाषा इसमें क्या लिखी हुई, लिखो। सतत और व्यापक मूल्यांकन पर आधारित, यानी कि CCE पर आधारित बालक का प्रगति अभिलेख, प्रोग्रेस रिकॉर्ड, इंग्लिश आसान है। बालक का प्रगति अभिलेख, बालक का प्रोग्रेस रिकॉर्ड। अगली परिभाषा लिखो, विद्यालय मानचित्रण। इंपॉर्टेंट है। स्कूल मैपिंग। स्कूल मैपिंग, स्कूल मैपिंग में लिखो, सामाजिक अवरोधों, सामाजिक अवरोधों तथा भौगोलिक दूरी पर काबू पाने के लिए, तथा भौगोलिक दूरी पर काबू पाने के लिए अधिनियम की धारा 6 के उद्देश्य के लिए अधिनियम की धारा 6 के उद्देश्य के लिए विद्यालय अवस्थान की योजना बनाना। अब विद्यालय अवस्थान शब्द थोड़ा घातक लगेगा आपको। विद्यालय अवस्थान की योजना बनाना, अब वो आएगा वहां पे यही, लेकिन इंग्लिश जरूर देख लेना। स्कूल लोकेशन लिखा हुआ आएगा। विद्यालय अवस्थान कोष्ठक में कर लो, स्कूल लोकेशन, स्कूल लोकेशन की योजना बनाना। इसका मतलब समझेंगे आप? नहीं समझे? बिल्कुल। धारा 6 में क्या है?
आसपास में विद्यालय स्थापित करना, यही है। तो विद्यालय की लोकेशन किस प्रकार से स्थापित की जाएगी ताकि उसके आसपास के समस्त प्रकार के बालक अपने सामाजिक अवरोधों को और भौगोलिक दूरी को दूर करते हुए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कर सके। समझ रहे हैं? क्या करेंगे इसके अंदर? सामाजिक अवरोधों को दूर करना है, भौगोलिक दूरी के ऊपर काबू पाना है, बच्चा भौगोलिक दूरी की वजह से शिक्षा से वंचित नहीं रहे। और उसके लिए धारा 6 में जो बात की गई है उसको लागू करने के लिए हमें एक स्कूल लोकेशन की योजना बनानी है। उसे क्या बोल जाते हैं? स्कूल मैपिंग। प्रश्न आपसे ऐसे पूछा जाएगा, जो मैंने लाइन लिखाई है इसे, इस नियमावली के तहत इसे किस नाम से जाना जाता है? फिर ऑप्शंस देंगे, विद्यालय विकास योजना, ऑप्शन 2 देंगे विद्यालय प्रबंधन योजना, ऑप्शन सी देंगे विद्यालय मानचित्रण। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं यहाँ से। समझ गए? नेक्स्ट, बस इसमें जो परिभाषाएं हैं वो इतने ही काम की आपकी। लिखो अध्याय, भाग 2। हालांकि इसने भी बड़ी गड़बड़ कर रखी है। हिंदी में एक जगह लिख रखा अध्याय 2। ये मतलब बनाते समय इतना टेक्निकल ध्यान नहीं देते स्टेट वाले। सेंटर में जितना टेक्निकली ध्यान दिया जाता है इतना नहीं देते। एक जगह इन्होंने सीधा लिख दिया अध्याय 3। पहले भाग 1, भाग 2, अध्याय 3, फिर भाग 4, भाग 5, ऐसे चल रहे हैं। एक्चुअल एक्ट आप निकाल के देखना, नियम देखना, उसमें यही है। भाग 2 में क्या है? SMC। देखो भाग 2 SMC। नियम इसमें कहां से कहां तक है? नियम 3 से 5। नियम 3 से 5 में हम जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले नियम 3 में हम पढ़ेंगे SMC की संरचना तथा कार्य। ये कौन से हो गया? नियम 3। नियम 4 में कार्यकारिणी समिति पढ़ेंगे इसकी। SMC कार्यकारिणी समिति। नियम 4। और नियम 5 में क्या पढ़ेंगे? विद्यालय विकास योजना। चलिए, लिख लिया सभी ने? बढ़े आगे। सबसे पहले है नियम 3, SMC की संरचना व कार्य। अब देखो इसमें SMC का, देखो अभी मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो इस नियमावली में जो बातें लिखी है वो पढ़ाऊंगा। SMC विद्यालय प्रबंधन समिति क्या है उसके ऊपर बातचीत आपसे करेंगे यादव सर। अभी हुई नहीं ना? तो यादव सर की जब क्लास होगी तो SMC, क्योंकि आपके पूरा चैप्टर है, विस्तार से बात करेंगे वहां पे। नियमावली में जो बातें लिखी हुई है वो मैं बताऊंगा। नियमावली के तहत SMC में कुछ भी पूछे वो यहीं से सही होने वाला है, ये ध्यान रखना। हो सकता है इसमें कुछ संशोधन कर दिए गए हो, कुछ बातें चेंज हो गई हो, बट एक्ट, ये जो रूल्स हैं उसके अंदर अभी भी यही बात इसके लिए लिखी गई है। ओके। अब होता क्या है कि एग्जाम में प्रश्न पूछते समय आपके सामने दो दुविधा रहेगी। यदि उसने नियमावली से प्रश्न पूछा, जो भी प्रश्न पूछने वाला एग्जामिनर होगा वो नियमावली में लिखी हुई बातों के अनुरूप प्रश्न आपसे पूछेगा। कॉन्ट्राडिक्शन होगा तब तो डिलीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हुआ तो हमें उसका आंसर नियमावली के हिसाब से देना है। मैंने कोशिश की है 1-2 जगह जहां संशोधन हुए हैं उसको इंक्लूड करने की, लेकिन फिर भी हमें नियमावली में क्या लिखा है वो स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए। क्लियर? ताकि प्रश्न को करते समय इसको ध्यान रख सके। ओके।
एसएमसी की संरचना में बात कही है कि कोई भी एसएमसी का गठन किया जाएगा और एसएमसी का गठन करने के बाद प्रत्येक 2 वर्ष के बाद उसका पुनर्गठन होगा। यानी गठन तो एक बार हो गया और गठन होने की बात हमने पहले कर ली, अब पुनर्गठन कब होगा? प्रत्येक 2 वर्ष में। अब ये जो पुनर्गठन एसएमसी का होगा वो संबंधित सरकार यानी कि समुचित सरकार या राज्य सरकार व स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जो समय समय पर दिशा निर्देश जारी होंगे, स्पष्ट लिखा हुआ है। इसलिए कह रहा हूं एसएमसी को लेकर बहुत से दिशा निर्देश आ चुके होंगे और वो बात आपके वहां पे सर करेंगे, मैं नहीं करूंगा। क्लियर? मैं वो बात करूंगा जो इस रूल में बात लिखी हुई है। रूल में ये बात लिखी हुई है कि प्रत्येक 2 वर्ष में इसका पुनर्गठन होगा और इसका जो पुनर्गठन होगा वो किसके आधार पर होगा? राज्य सरकार व स्थानीय प्राधिकारी, राज्य सरकार व स्थानीय प्राधिकारी द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देश के अनुसार होगा। ओके, ठीक। अब जब इसका गठन करेंगे तो उसमें सदस्य वगैरह होंगे ना, तो एसएमसी के सदस्य कैसे होंगे ये बात की हुई है इसी में, एसएमसी का गठन। और उसमें सदस्यों में सबसे पहली बात लिखी हुई है सभी बालकों के माता पिता, सभी बालकों के माता पिता या अभिभावक। जो उस स्कूल में पढ़ रहे हैं, उस स्कूल में पढ़ने वाले, उस विद्यालय में पढ़ने वाले सभी बच्चों के माता पिता तथा अभिभावक एसएमसी के सदस्य होंगे। ओके, ठीक है। दूसरा, उस स्कूल में पढ़ाने वाले समस्त शिक्षक, समस्त शिक्षक, ठीक है। उसके बाद में जिस वार्ड में विद्यालय स्थित है, स्थानीय प्राधिकारी के जिस वार्ड में विद्यालय स्थित है, वहां से निर्वाचित व्यक्ति और अगला है जिस गांव में विद्यालय स्थित है, जिस गांव जिसके अंदर बहुत से अन्य वार्ड आएंगे, उस गांव में विद्यालय स्थित है, वहां से निर्वाचित व्यक्ति। ये गांव और वार्ड की अवधारणा आई क्या समझ में? आसपास का क्षेत्र पढ़ेंगे, उसके अंदर इसको थोड़ा सा खोल देंगे आपके। जैसे एक गांव है, 3 चीजें होती है। एक ग्राम पंचायत है, हम आसपास के क्षेत्र में जाएंगे, उस ग्राम पंचायत में कितने गांव होते हैं? जैसे मान लो 3 गांव है कोई ग्राम पंचायत में, ठीक है। ये एक गांव है, इसमें एक स्कूल है, तो ये इस गांव में स्थित स्कूल है और ये इस पूरे ग्राम पंचायत में स्थित भी स्कूल है, हो गई ना। इस गांव के अंदर भी बहुत से वार्ड होंगे, तो ये स्कूल इस गांव में किसी वार्ड में स्थित है और ये इस गांव के अंदर इसके अंतर्गत अन्य बहुत से वार्ड है जो इस गांव में है, उसमें भी ये स्कूल स्थित है। तो ये 3-4 प्रकार के उदाहरण पढ़ेंगे हम आगे। यहां ये बात किसकी कर रहा है? सभी बालकों की, उनके माता पिता, सभी शिक्षक, जिस वार्ड में स्कूल स्थित है उससे निर्वाचित व्यक्ति, या जिस गांव में स्कूल है उसके अन्य वार्डों से निर्वाचित व्यक्ति। ओके, लिख लिया सभी ने? अब ये जो एसएमसी होगी, इस एसएमसी का अध्यक्ष होगा, लिख लिया था ना। एसएमसी का अध्यक्ष
इस एसएमसी में एक उपाध्यक्ष होगा और एक सदस्य सचिव होगा। तो एसएमसी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य सचिव वही होंगे जो इस एसएमसी की कार्यकारिणी समिति क्या होती है? काम को करने के लिए एक समिति का गठन किया जाता है, वो विभिन्न प्रकार के कार्यों की मॉनिटरिंग करती है या कार्यों को करती है। उस कार्यकारिणी समिति का एक अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, उसमें भी एक उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, उसमें भी एक सदस्य सचिव नियुक्त किया जाता है। तो इसमें जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य सचिव नियुक्त किए जा रहे हैं, ये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य सचिव एसएमसी के भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य सचिव होंगे। कहने का मतलब यह है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य सचिव की नियुक्ति होती किसके लिए है? कार्यकारिणी समिति के लिए। लेकिन एसएमसी में भी उन्हीं अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य सचिव को एसएमसी का क्या बना दिया जाएगा? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य सचिव। अब कार्यकारिणी समिति आपको इसलिए नहीं समझ आ रही, वो अगले नियम में है, वहां पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इसका अध्यक्ष कौन होगा, उपाध्यक्ष कौन होगा, सदस्य सचिव कौन होगा। लिखो, लैंग्वेज में लिखूं क्या इसको? लिखो, लैंग्वेज में लिखो। एसएमसी का अध्यक्ष, एसएमसी का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य सचिव वही होंगे जो कार्यकारी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सचिव, सदस्य सचिव हैं। जो कार्यकारी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य सचिव हैं। अच्छा, जब इतनी बड़ी ये एसएमसी इन्होंने बनाई है तो इसकी बैठक होनी चाहिए। तो बैठक कितने माह में होगी? कम से कम 3 माह में। लिख लो, 3 माह में कम से कम एक बार बैठक करेगी। एसएमसी 3 माह में कम से कम एक बार बैठक करेगी। ओके। और जब इतना कुछ तामझाम इन्होंने किया है तो इनके लिए कार्यों का तो अंबार होगा ना। एसएमसी द्वारा किए जाने वाले कार्य, यहां से प्रश्न आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एसएमसी द्वारा किया जाता है। अब ये कार्य याद होने चाहिए। कर लोगे क्या याद? 10-12 है, देखते हैं एसएमसी क्या क्या काम करेगी। लिखो, एसएमसी द्वारा किए जाने वाले कार्य। सबसे पहले एसएमसी वो काम करेगी जो एसएमसी के लिए आरटी अधिनियम के अंदर काम बताए गए हैं। बताए थे ना हमने वहां पे, धारा 21 याद है? एसएमसी निम्नलिखित 4 कार्य करेगी। 3 कार्य तो बता दिए और चौथा कार्य बोला राज्य सरकार जो तय करेगी वो भी करेगी। तो धारा 21 में जो काम बताए गए हैं उनके अतिरिक्त क्या क्या काम करेगी, हम वो बात करते हैं। पहला काम ये करेगी, लिखो, जनसाधारण को समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी तथा माता पिता के कर्तव्यों से अवगत करवाना। माता पिता को पता ही नहीं है कि मेरे कर्तव्य क्या हैं, तो वो निभा पाएंगे क्या? नहीं ना।
तो एसएमसी का ये दायित्व बनता है कि वो प्रत्येक आम नागरिक को क्या क्या चीजें हैं, किसके क्या कर्तव्य हैं, उसके बारे में अवगत करवाएं। उसके बताया कि देखो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को ये काम करना चाहिए, कि आपके यहाँ हो रखा है, कि आपको पता रहना चाहिए। जब आम नागरिक जागरूक होगा तो हर एक काम अपने आप होने लग जाएंगे। तो उनको जागरूक करना सबसे ज्यादा जरूरी है। जागरूकता के लिए 3 प्रकार के जो कर्तव्य हैं, कौन कौन से? समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य उस जनसाधारण को बताएंगे। पहला काम तो ये हो गया। दूसरा लिखो, दूसरा काम इसका मॉनिटरिंग करने का। तो लिखो निम्नलिखित कार्यों की मॉनिटरिंग। निम्नलिखित कार्यों की मॉनिटरिंग, कि ये काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ये देखना है इसको। अब कौन कौन से काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, देखो बताता हूं। धारा 24 पढ़ी थी हमने। धारा 24 में 24A में शिक्षक का कर्तव्य था कि शिक्षक नियमित रूप से स्कूल जाएगा। तो एसएमसी इस बात को देखेगी कि शिक्षक नियमित रूप से स्कूल आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्या एसएमसी के सदस्य कोई है? कोई इसमें? अरे होंगे, माता पिता कोई नहीं है। चलो कोई बात नहीं है। क्या हो गया? अच्छा, अभी तक तो शादी नहीं हुई। चलो आ जाओ। निम्नलिखित कार्यों की मॉनिटरिंग में सबसे पहला कार्य क्या है? 24A। और 24A में कार्य कौन सा है? शिक्षकों की नियमित उपस्थिति। शिक्षकों की नियमित उपस्थिति की मॉनिटरिंग करेगी। ठीक है। एक काम करेगी ये 24E। 24E में एक बात लिखी हुई थी कि शिक्षक माता पिता को बालक की प्रगति के बारे में जानकारी देगा। याद आ रहा है? पेरेंट टीचर मीटिंग होगी, याद है ना? तो शिक्षकों द्वारा माता पिता को जानकारी देना। माता पिता, आवाज नहीं, माता पिता को बालक के बारे में जानकारी देना। दो काम तो हो गए शिक्षक से संबंधित। एक तो शिक्षक रेगुलर आएगा और बच्चों के बारे में उसके पेरेंट्स को बताएगा। दो बात हो गई। अच्छा, उसके बाद में एक बात थी, धारा 27, याद है आपको? क्या है धारा 27? गैर शैक्षणिक कार्यों में नियोजन पर रोक। तो गैर शैक्षिक कार्यों में शिक्षकों का नियोजन नहीं होगा, इसकी भी वो मॉनिटरिंग करेगी। लिख लो, धारा 27, गैर शैक्षिक कार्यों में नियोजन पर रोक की मॉनिटरिंग। नियोजन पर रोक की मॉनिटरिंग देखेगा वो कि एसएमसी का कोई भी सदस्य है, उसको यदि पता चला कि एक टीचर ऐसा है जो कंटिन्यूअसली एसडीएम ऑफिस लगा हुआ है, तो तुरंत उसके बारे में वो जाके स्थानीय प्राधिकारी को बताएगा कि आपके यहाँ पे ये शिक्षक है, बिना काम के वहाँ लगा हुआ है, हमारे यहाँ बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है। ये जब इन एसएमसी के सदस्यों को पता होगा तभी तो ये करेंगे ना। तो ये पता होना चाहिए उनको। 3 बातें तो विशेष रूप से पता होनी चाहिए। अब आप तो बिल्कुल पता नहीं चलने दोगे शिक्षक बनने के बाद। अगला लिखो, धारा 28। धारा 28 क्या है? ट्यूशन पर प्रतिबंध। ट्यूशन पर प्रतिबंध की मॉनिटरिंग। कोई भी शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं करवाएगा। ये 1 से 8 के लिए है केवल। आरटी तो 1 से 8 के लिए है ना। कल ही शुरू हो जाओ, नहीं तो आप। प्राइवेट ट्यूशन का मतलब ये नहीं है। प्राइवेट ट्यूशन का मतलब है कि शिक्षक जो है वो अपने यहाँ पे बच्चों को नहीं पढ़ा रहा, उन्हीं बच्चों को बोल रहा है शाम को आ जाना 5 से 7, तब नंबर मिल जाएंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। ऐसा होता था पहले। अब तो बहुत कम होता है, लेकिन पहले ऐसा बहुत होता था।
प्राइवेट उनको पढ़ाते थे, 500-1000 रुपए लेते थे, बढ़िया नंबर दे देते थे। तो ये 4 तो प्रमुख प्रावधान है धारा के 24A, 24E, धारा 27 और धारा 28। लिख लिया सभी ने? अगला लिखो इसी में नीचे, अनुसूची के मान व मानक बनाए रखना। विद्यालय अनुसूची के मान या मानक बनाए रख रहा है कि नहीं रख रहा है, इस बात की मॉनिटरिंग करेगा। अनुसूची के मान व मानक को बनाए रखने की मॉनिटरिंग। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक काम ये बड़ा महत्वपूर्ण करेगा, ये एक जानकारी स्थानीय प्राधिकारी को देगा। स्थानीय प्राधिकारी जो होगा को जानकारी देगा, और ये स्थानीय प्राधिकारी को जानकारी किस किस बात की देगा कि कोई बालक के अधिकार उसको नहीं मिल रहे हैं, बालक के अधिकारों के विचलन की, नंबर 1 किसकी, बालक के अधिकारों के विचलन की। स्थानीय यदि कोई बालक के अधिकार उससे छीने जा रहे हैं किसी भी उसके क्षेत्र में, तो एसएमसी का सदस्य स्थानीय प्राधिकारी को जाके बोलेगा कि यहाँ पे उस बालक को अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन उसके माता पिता ने उसको अपने यहाँ पर घर पे अपने पारिवारिक कार्य में लगा रखा है और पढ़ा नहीं रहे। समझ रहे हैं ये बात? ये जिम्मेदारी होती है, बालक को उसका अधिकार मिला हुआ है, वो मिलना चाहिए। हम इसके चक्कर में कि नहीं हमारा ये परंपरागत व्यवसाय है और इसको हम जारी रखेंगे, उसके लिए हम बच्चे को नहीं भेजेंगे, ये नहीं होना चाहिए। या किसी विद्यालय में बच्चे के साथ मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न हो रहा है, उसकी जानकारी भी जाके देगा, मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न की जानकारी। यदि बालक को अधिकार नहीं मिल रहा है तो उसकी जानकारी देगा, मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न हो रहा है तो उसकी जानकारी देगा, या किसी भी बच्चे को प्रवेश से इनकार कर दिया किसी विद्यालय ने तो उसकी जानकारी जाके ये किसको देगा, स्थानीय प्राधिकारी को। देखो एसएमसी कितनी महत्वपूर्ण है। स्थानीय प्राधिकारी को सूचना देगा कि एक बच्चा है, उसके माता पिता उसको नहीं भेज रहे हैं, उसको शिक्षा से वंचित कर रहे हैं, यानी कि उसके अधिकारों से उसका क्या हो रहा है, विचलन। यह कहेगा कि बच्चे को स्कूल के अंदर मानसिक और शारीरिक रूप से उत्पीड़ित किया जा रहा है, या फिर किसी बच्चे को कोई विद्यालय प्रवेश से इनकार कर रहा है, तो उसके संबंध में ये सारी शिकायत जाके किसको करेगा, स्थानीय प्राधिकारी को। ये इनका कर्तव्य है, कार्य है इनका। और स्थानीय प्राधिकारी के पास मोटे रूप से यदि ये शिकायत के रूप में आई तो फिर उसके ऊपर वो कार्य करेगा जो उसको धारा वहां पे हमने पढ़ा था 32 के तहत करनी चाहिए। ओके, अगला लिखो, आवश्यक विद्यालय की आवश्यकताओं का पता लगाना, विद्यालय की आवश्यकताओं का पता लगाना, तथा योजना बनाना, उसके अनुरूप योजना बनाना। विद्यालय की आवश्यकताओं का पता लगाना तथा उसके अनुरूप योजना बनाना, यानी कि विद्यालय में कितने उपकरणों की जरूरत है, कितने अतिरिक्त टीचर्स की जरूरत है, बहुत सी चीजों की क्या क्या विद्यालय की आवश्यकता है उसका पता लगाएगी एसएमसी, और उसके अनुरूप क्या बनेगी, विद्यालय की योजना। क्लियर? अगला लिखो, धारा 4 के उपबंधों का मॉनिटरिंग। धारा 4 के उपबंधों की मॉनिटरिंग। बस 3 ही हो रहे हैं, बहुत लंबे हो गए। धारा 4 के उपबंध में क्या है, आयु के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। तो वो ये देखेगा, ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा 9 साल का जा रहा है, उसको वहां विद्यालय वाला कह रहा है नहीं नहीं नहीं,
हम तो पहले में ही देंगे, ये बिल्कुल कमजोर है। उसको प्रवेश किसके आधार पर दिया जाएगा? आयु के आधार पर। आयु के आधार पर देने के बाद में उसको क्या प्रदान किया जाएगा? प्रशिक्षण। तो इन दोनों की मॉनिटरिंग किसके द्वारा की जाएगी? एसएमसी के द्वारा। नेक्स्ट लिखो। निःशक्त बालकों की पहचान। निःशक्त बालकों की पहचान करना, उनका नामांकन करना और उनकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करना। निःशक्त बालकों की पहचान, उनका नामांकन व उनकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने को सुनिश्चित करना। ये एसएमसी की जिम्मेदारी होगी कि कोई बालक ऐसा है जो वाकई में बहुत ज़्यादा डिसेबल है और आ नहीं सकता है, उसको भी तो प्रारंभिक शिक्षा मिलनी चाहिए ना। चाहे घर आधारित मिले तो उसका पहले वो एनरोलमेंट करवाएंगे। यदि घर आधारित शिक्षा की जरूरत होगी तो घर आधारित शिक्षा उसको देंगे, लेकिन उसकी प्रारंभिक शिक्षा हर सूरत में पूरी करवाएंगे। ओके, अंतिम लिखो अब इसमें। अंतिम नहीं, एक सेकंड लास्ट। मिड सबसे इंपॉर्टेंट है ये, मिड डे मील योजना की मॉनिटरिंग करना। आजकल आधा उधर चला जाता है अदरवाइज। मिड डे मील योजना की मॉनिटरिंग करना। दोपहर का भोजन। और अंतिम लिखो अब, अंतिम लिखो, विद्यालय के प्राप्तियों, यानी कि विद्यालय को जो पैसा प्राप्त हो रहा है वो विद्यालय की प्राप्तियों तथा विद्यालय का व्यय जो पैसा खर्च हो रहा है, विद्यालय की प्राप्तियों वे व्यय का लेखा तैयार करना, अकाउंटिंग तैयार करना उनकी। ये हो गई आपकी एसएमसी। एसएमसी के कार्य, 1 मिनट सामने ध्यान सबका, जल्दीबाजी बहुत होती है आपके। चलिए 1 मिनट में रिवाइज करेंगे तभी ये चीज याद रह पाएगी, अदरवाइज नहीं रहेगी। आवाज बंद, जहां बैग है वहीं रोक दो। चलो, एसएमसी के बारे में हमने पढ़ा। सबसे पहले बात की थी एसएमसी का गठन कब होगा? कब होगा? प्रत्येक। इसके लिए दिशा निर्देश कौन जारी करेगा? राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी। अच्छा, दिशा निर्देश जारी करने की शक्ति याद है? धारा 35। संबंध स्थापित करो। धारा 35 में था ना, केंद्र सरकार किसको करेगा? समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी को, और समुचित सरकार स्थानीय प्राधिकारी और एसएमसी को, और स्थानीय प्राधिकारी एसएमसी। तो एसएमसी को कौन कौन करेगा? राज्य सरकार तथा स्थानीय प्राधिकारी। ओके, इसमें एसएमसी के गठन में 4 प्रकार के सदस्यों की हमने बात की थी। पहला सदस्य सभी बालकों के कौन होंगे? उस विद्यालय में पढ़ाने वाले, उस वार्ड में जिसमें विद्यालय स्थापित है के निर्वाचित व्यक्ति, उस गांव में जिसमें विद्यालय है उसके निर्वाचित व्यक्ति। अब ये एसएमसी का हमने गठन किया। करने के बाद में हमने इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य सचिव वही रखे जो किसके थे? कार्यकारी समिति के। ये बैठक कब, कितने माह में करेगी? 3 माह में अपनी बैठक करेगी। इनके विभिन्न प्रकार के कार्यों में सबसे पहला कार्य जनसाधारण को सूचना, किसके बारे में? समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी तथा माता पिता के कर्तव्य, उसके बारे में धारा जो है कुछ महत्वपूर्ण उनकी मॉनिटरिंग करनी थी, जिसमें पहली धारा 24A शिक्षकों की नियमित रूप से उपस्थिति, धारा 24E शिक्षकों की बालकों के माता पिता के साथ मीटिंग, और धारा 27 गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों का नियोजन, और धारा 28 शिक्षकों के ट्यूशन पर। धारा 4 के उपबंधों की भी मॉनिटरिंग कौन करेगी? एसएमसी करेगी। एसएमसी के द्वारा किए जाने वाले अन्य कार्यों में हमने देखा अनुसूची के मानकों की ये मॉनिटरिंग करेगी, और साथ ही में यदि कोई ऐसी बात जो बालकों के अधिकारों में विचलन पैदा कर रही है या किसी भी बालक को मानसिक या शारीरिक रूप से उत्पीड़ित कर रही है या फिर किसी भी बालक को प्रवेश से इनकार कर रही है, की सूचना किसको देगी? स्थानीय प्राधिकारी को। और विद्यालय की आवश्यकताओं का ये पता लगाएगी,
विद्यालय की योजना का निर्माण करेगी। इसके अलावा एसएमसी के अन्य कार्यों में निःशक्त बालकों की पहचान करना, उनका नामांकन सुनिश्चित करना और प्रारंभिक शिक्षा पूरी कराना और विद्यालय के प्राप्तियों तथा व्यय का लेखा तैयार करना।